हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग 11वें नंबर सेट का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है। और जो है हम लोग इसमें पिछले वीडियोस की तरह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और साथ साथ में दक्षिण भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे। चोल वंश, प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, इन चारों वंशों के बढ़िया तरीके से हम लोग बात करेंगे। इसकी राजधानी कहाँ थी, इसका स्थापना किसने किया था और इसके कौन प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, तो चलिए आपसे मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछले 10 सेटों का प्रैक्टिस नहीं किया है, तो बहुत व्यापक चर्चा के साथ उन सारे वीडियोस को कंप्लीट किया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाकर के देख लेंगे। इस वीडियोस के कंप्लीट होने के बाद आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है, यानी कि भारत में लोकतंत्र स्थापित होने के आपको कारण पूछ रहे हैं। इसके इस चारों में से कौन सा कारण हो सकता है? जनता को मौलिक अधिकार का प्रदान करना, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त, यहाँ संघीय व्यवस्था है, यहाँ का संविधान लिखित है। तो यहाँ का संविधान लिखित है, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ पर जो है जनता, सारा चीज क्या है, जनता है। हम लोग प्रस्तावना में क्या पढ़ते हैं, हम भारत के लोग है ना, भारत के लोग को ही महत्वपूर्ण माना गया है सारी चीजों का। सत्ता का स्रोत, सत्ता का उद्देश्य, सब कुछ भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों द्वारा है। तो इसलिए हमारा हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है ना, 5 साल पर, हर 5 वर्ष पर चुनने का अधिकार है। तो यहाँ पर आपका यही आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत में संसदीय व्यवस्था, संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषता, यानी कि इन विशेषताओं में से, इन चारों विशेषता में से आपको बताना है कि कौन कौन सी विशेषता जो है संसदीय सरकार की विशेषताएं शामिल है भारत में। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर आया उच्च सदन। उच्च सदन किसको बोलते हैं दोस्तों? उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। और लोकसभा को बोला जाता है आपका निम्न सदन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा एक कैसी सदन होती है? अस्थाई होती है। इसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। और इसमें जो लोग चुन करके आते हैं ना, तो चुनने के लिए, यानी कि इसमें सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आपको 30 वर्ष चाहिए, कम से कम 30 वर्ष। जबकि लोकसभा में कितना है? 25 वर्ष चाहिए, और इसका विघटन कर सकते हैं। इसलिए लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि मंत्रिपरिषद जो है राज्यसभा के प्रति होता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। जो भी हम नेता चुनते हैं, एमपी के रूप में चुनते हैं, सांसद के रूप में, वो लोकसभा का सदस्य होता है। और जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वो आपका राज्यसभा का सदस्य होता है। तो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, लोकसभा मुख्य रूप से क्या होता है, सामूहिक रूप से कोई भी जो है मंत्रिपरिषद, कोई भी मंत्री लोकसभा के, यानी कि निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि उच्च सदन का। ठीक है, अगला हमारा है, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है हमारा, बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। बिल्कुल यहाँ पर सही है, ये आपका कथन राइट है कि कोई अगर व्यक्ति मंत्री बन जाता है, और अगर वो उसको संसद या फिर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है राज्यों में, या फिर लोकसभा में जो है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के अंतर्गत उसको सदस्य बनना पड़ेगा, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं, जब जो है विधानसभा का इलेक्शन हुआ था 2022 में पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पर जो है ममता दीदी हार गई थी, है ना। लेकिन बाद में वो मुख्यमंत्री का शपथ ले ली, और बाद में 6 महीने के अंतर्गत वो कहीं पर दूसरी जगह से मतलब कि दोबारा खड़ी हुई, और जो है वो चुनाव जीत गई। तो ये 6 महीने के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य है, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा उसका पद। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आगे है हमारा, मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के सामने शपथ लेता है। बिल्कुल यहाँ पर गलत है। जब भी मंत्री या फिर मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, इन सबको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। और शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं दिलाता है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है, बिल्कुल गलत है। ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक प्रधान है क्या भारत का? नहीं ना, भारत का सारा शासन का डोर किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में। ये तो आपका एक तरह से बोला जाता है कि राष्ट्रपति क्या है, कठपुतली की तरह है ना। तो वो आपका कोई वास्तविक नहीं है, बल्कि वो क्या है, संवैधानिक प्रधान है भारत का। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दूसरा जो कथन था वो बिल्कुल राइट है। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपको अगर मैं पूछूं कि भारत का जो संसदीय व्यवस्था है कहाँ से लिया गया संसदीय व्यवस्था, तो भारत का संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं पेन को थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। चलिए
मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपका क्या करता है, अल्पीकरण करता है, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करता है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 37। तो बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या किया गया है, मौलिक अधिकारों के अल्पीकरण की बात की गई है। अगर अल्पीकरण नहीं करेगा, यानी कि अल्पीकरण मतलब होता है कम करना, मौलिक अधिकारों को कम करना, अगर नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, इस तरह से मान लीजिए आपको दिया गया अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार, आपको घूमने का अधिकार दिया गया, ठीक है। अब आपको इतना दे दिया घूमने का अधिकार, तो अब आप इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, आपको मन किया चलो आज हम जाके आते हैं लोकसभा में घुस करके आते हैं, मिल करके आते हैं राष्ट्रपति से, जहां मन तहां आपका गया। या मान लीजिए भारत का कोई चीज़ है गुप्त रूप से, उसको गुप्त रखना है ना, छुपा करके रखना है मान लीजिए। या मान लीजिए आपका वो है क्या बोलते हैं कि मिसाइल है या फिर एटॉम बम है, कुछ भी। अब आपको मन गया नहीं हमको तो देखना है, हमको जाना है, हमको घूम के आना है वहाँ पर, तो ये नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पर अल्पीकरण किया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर अनुच्छेद 13 के अनुसार किया गया है, ठीक है। बिल्कुल आपका 13 आपका राइट हो जाएगा। बाकी 37 में क्या है, 37 में जो है आपका नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया। 19 में आपका मुख्य रूप से 7 प्रकार का अधिकार है ना, घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, है ना, कहीं पर भी बसने का अधिकार, ये सारा उसी में के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 में आपका जीवन जीने का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का अगर कौ बोलेंगे तो बोलेंगे कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, ये संविधान की कौन से भाग या कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की मूल अधिकार में, संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान की मूल कर्तव्य। तो बिल्कुल किसमें दिया गया है, डीपीएसपी में दिया गया है, यानी कि आपका संविधान की राज्य नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपको अनुच्छेद पूछेगा कि किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 51 में दिया गया, 51 में दिया गया आपका कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी विरोधी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था। ये तो आपको नॉर्मल है, ये आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी में भी बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है वहाँ पर। तो ये आपका जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, सबसे पहले इसका उद्देश्य बताइए किसके लिए हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये किस चीज़ के लिए हुआ था, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, है ना, जैव सुरक्षा के लिए, इसके लिए हुआ था। और ये कहाँ पर किया गया था, तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील का एक आपका शहर वहाँ पर रियो डी जेनेरियो में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ था आपको पूछेगा तो 1992 में, यानी कि 1992 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। अच्छा, अब अगर आपको क्योटो प्रोटोकॉल पूछेगा तो क्योटो कहाँ पर है, तो क्योटो आपका जापान में है। और क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये आपका बुलाया गया था किसके लिए, मुख्य रूप से जो है ग्रीन हाउस गैस है ना, इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए। कब बुलाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 में, ठीक है, 1997 में। ये दोनों आपको अच्छा से याद रखना है। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है, यानी कि कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर जो है मानव का जन्म स्थल माना जाता है उसको, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को क्या माना जाता है, मानव का जन्म स्थल माना जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, सभ्यता का मतलब विकास वाला कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा यूरोप है ना। प्रमुख जो है पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है प्रमुख पर्वत है और उसका सर्वोच्च बिंदु के साथ मिलान नहीं है। हिमालय में माउंट एवरेस्ट बिल्कुल आपका राइट है, ये तो हम लोगों को मालूम ही है। एंडीज पर्वत कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है, जो आपका चिली अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है ना, मतलब कि पेरू चिली, वहाँ पर है आपका ये आपका एंडीज पर्वत। तो वहीं पर आपका ये आपका एकांकागुआ उस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल राइट है। रॉकी पर्वत का आपका माउंट मैरी एल्बर्ट, ये भी बिल्कुल राइट है। लेकिन आपका आल्पस जो पर्वत है इसका एल्बरुस नहीं है। एल्बरुस जो है ये चोटी किसका है, एल्बरुस पर जो चोटी है ये आपका काकेशस पर्वत का है। किसका है, काकेशस पर्वत, पढ़े हैं ना काकेशस आपको। काकेशस क्या है आपका, 3 देश अंतर्गत आता है ये, इसमें जॉर्जिया, अर्मीनिया, अजरबैजान, है ना, 3 देश इसके अंतर्गत आता है काकेशस में। जबकि जो आल्पस पर्वत है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक जो है आपका आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो आपका फ्रांस में है, ठीक है। और जबकि एल्बरुस किसका है, तो काकेशस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह है, यानी कि किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी चंद्रमा नहीं है। शुक्र, मंगल, वरुण, बुध। तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी के पास एक उपग्रह है,
मंगल के पास कितना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स से बताइए तो मंगल के पास कितना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुध और शुक्र के पास नहीं है ना, बुध और शुक्र के पास नहीं है। अच्छा, इसके पास कितना है आपका, वरुण के पास कितना है, वरुण के पास आपका 27 है ना वरुण के पास, लेकिन मंगल का कितना है जल्दी से बताइए। फोबोस और डीमोस किसका उपग्रह है, तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा 1 और 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोबोस और डीमोस जो है मंगल ग्रह का ही उपग्रह है ना, ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में हीरा धारण करने वाला जो है क्षेत्र कौन सा है, कौन सा सिस्टम है, रॉक सिस्टम, रॉक यानी कि चट्टान प्रणाली है जहां पर हीरा पाया जाता है, तो कौन सा है आपका, विंध्यन पर्वत। कौन सा पर्वत, विंध्यन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विंध्यन चट्टान प्रणाली, विंध्यन रॉक सिस्टम में आपका हीरा पाया जाता है, ठीक है। और कुदप्पा, ये आपका आंध्र प्रदेश का कुदप्पा एक जिला है, वहीं पर है आपका कुदप्पा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए तो जल्दी से आप लोग, जो कुदप्पा है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो ये आपका बलुआ पत्थर है ना, संगमरमर, चूना पत्थर, ये सब के लिए प्रसिद्ध है आपका, है ना नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था, राजगिरी में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, वल्लभी में। तो देखिए आपको पूछा है प्रथम जैन महासभा, तो जैन महासभा कितना बुलाया गया है, जैन संगीति 2 जैन संगीति बुलाया गया था, जबकि बौद्ध संगीति 4 बुलाई गई है। तो जैन संगीति 2 कहाँ पर बुलाया गया, ये आपका बुलाया गया पाटलिपुत्र यानी पटना में, और दूसरा आपको वल्लभी, वल्लभी कहाँ पर है, गुजरात में है। तो दूसरा कहाँ पर बुलाया गया था, गुजरात में बुलाया गया। अब आप लोग बोलेगा कि सर जो है वल्लभी में क्यों बुलाया गया, जबकि जो जैन धर्म है गुजरात कैसे पहुंच गया तुरंत। तो देखिएगा जैन धर्म जो है ना, इसमें अहिंसा की बात ज़्यादा की गई है, अहिंसा की। और अहिंसा मतलब किसान जैसे पेड़ पौधे उगाते हैं, उसको खाते हैं फल उल, तो उसमें भी जीव पाया जाता है, सजीव होते हैं ना वो। तो या फिर अपना खेतों में जो है उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, या पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए उसमें जो वायरस या जीवाणु होते हैं उनके ऊपर क्या डालते हैं, कीटाणुनाशक डालते हैं, इससे क्या हो जाता है, मर जाता है वो सब, और इससे हिंसा हो जाती है। इसलिए किसानों ने बहुत कम मात्रा में जो है जैन धर्म को अपनाया था। सबसे ज़्यादा जैन धर्म को अपनाया था किसने, व्यापारियों ने। और व्यापारी वर्ग कहाँ पर ज़्यादा रहते थे उस समय, गुजरात में, क्योंकि गुजरात में बंदरगाहें थी। गुजरात का जो सूरत बंदरगाह था, भड़ोच बंदरगाह था, ये सब आपका अरब जो है अरब देशों से जुड़ा हुआ था, यूरोप से जुड़ा हुआ था, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग था और जैन धर्म को सबसे ज़्यादा अपनाया था। और अभी भी वर्तमान में भी आप देख सकते हैं। तो वल्लभी में, दूसरा हुआ था आपका गुजरात में, ठीक है। किस वंश के शासकों ने जो है ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किया था, यानी कि बौद्ध भिक्षुएं जो होती है उनको जो है किन शासकों ने जो है क्या देना शुरू किया था, भूमि अनुदान, यानी कि दान के रूप में, दीक्षा के रूप में भूमि देना शुरू किया था। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवाहन वंश ने, सातवाहन शासकों ने ही किया था, ये काम शुरू किया था, ठीक है। एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है, एल्काइन। अब देखिए यहाँ पर आपको पूछा है, कार्बन वाला चैप्टर से आपको पूछा है। तो देखिए अब यहाँ पर 3 चीजें आपको याद रखना है। एक होता है अल्केन, क्या होता है, एक अल्केन, और एक होता है आपका अल्कीन, है ना, अल्कीन, और एक जो आपको यहाँ पर पूछा हुआ है अल्काइन। अगर आपको अल्केन पूछेगा, अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्कीन पूछेगा तो अल्कीन का क्या होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर CnH2n+2 अल्केन का हो जाएगा, CnH2n अल्कीन का हो जाएगा, लेकिन अल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है। जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब क्या है, अल्काइन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अल्काइन का। एक नॉर्मल आपको ध्यान रखना है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अल्कीनों के बीच क्या होता है, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि अल्केन के बीच 2 कार्बनों के बीच जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोप्लास्ट, ये क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है वो पूर्ण रूप से आपको दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, अंतरावस्था या फिर अंत्यावस्था। तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्यावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है जी, इसका आपको डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र पूछ रहा है। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस तरह का प्रश्न के लिए आपको नॉर्मली क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपको उसका फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पहले निकाल लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है, F बराबर फॉर्मूला जानते हैं G(m1m2/r²), ये तो हम लोग को मालूम है यहाँ से। अब हमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, जी निकालना पड़ेगा। तो जी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस आर को एफ के साथ गुना कर देंगे, तो एफ गुना r²/m1 × m2, ये फॉर्मूला हो गया। और यहाँ से आप लोग क्या लिखेंगे, एफ का जो ये रहता है आपको ऐसा यूनिट रखना है, आर का मीटर रखना है
किलो, m1 यानी कि ये मास है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का क्या रखना है, किलोग्राम रखना है। इस प्रकार से रखेंगे और आसानी जो है आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में स्थित है, कौन सा महाद्वीप में जो है आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल स्थित है, तो ये आपका है दक्षिणी अमेरिका में है। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। आपका अर्जेंटीना और पेरू, चिली वाला जो देश है ना, चिली और जो है आपका अर्जेंटीना, वहीं पर है आपका पेंटागोनिया मरुस्थल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, आपको पूछ रहा है यहाँ पर। जो आपका वाटर स्ट्रीम है आपका फॉकलैंड की, वो कैसी है, गर्म, ठंडी, न तो गर्म नहीं ठंडी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ध्यान से देखेंगे ना, फॉकलैंड की जो जलधारा बहती है, कहाँ पर बहती है, तो ये आपका दक्षिणी यानी कि आपका गोलार्ध है, जहाँ पर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, और यहाँ पर आपका दक्षिणी अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र, तो दक्षिण अमेरिका यहीं पर आपका बहता है फॉकलैंड की जलधारा। तो फॉकलैंड की जलधारा मतलब कि आपका लगभग आपका दक्षिणी ध्रुव के आसपास बह रही है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव क्या होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड पड़ती है, बर्फ से बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए ये हवा कैसी होगी, ये जलधारा कैसी होगी, ये आपका ठंडी जलधारा होगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डीएनए की श्रृंखला बंद होती है, यानी कि जो डीएनए का जो श्रृंखला होती है, ये किससे बंधी होती है, कार्बन बॉन्ड से, बंधन से, या फिर ऑक्सीजन बंधन से, नाइट्रोजन बंधन से, हाइड्रोजन बंधन से। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल आपका डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। डीएनए का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, सूक्ष्म पोषक जो है काम करता है, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर आपका बोरोन। ये तो आपका मेनली पाया ही जाता है ना। नाइट्रोजन तो एकदम, नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे उगेंगे नहीं, कार्बन तो उसके लिए है ही है, कार्बन डाइऑक्साइड जब तक आएगा नहीं तो वो कैसे होगा, उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं। उत्सर्जन के दौरान क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन को, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो निकालता है, लेकिन बोरोन जो होता है वो उसके लिए सूक्ष्म पोषक का काम करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा थ्रोम्बिन का काम है। थ्रोम्बिन जो है ये इसका क्या काम होता है, उत्सर्जन में, रक्त के जमने में, प्रजनन में, वृद्धि में। तो ये आप लोग को नॉर्मल मालूम है, ये प्रश्न आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। रक्त के जमने में, रक्त के थक्का बनने में जो है थ्रोम्बिन का काम होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये जो पुरस्कार है प्रिट्जर पुरस्कार, तो इसको दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, है ना। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से भारत की जो है सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है। अब इसका आंसर तो आप लोग बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि इसको मैंने जो है पहला ही जो सेट प्रैक्टिस करवाया था वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था। आपको जल्दी से बता दीजिए, सबसे दक्षिण वाली पहाड़ी आपको पूछ रहा है। तो इस प्रकार से मैंने बताया था दक्षिण भारत, और यहाँ पर मैंने बताया था नल्लामलाई की पहाड़ी, फिर जावेदी की पहाड़ी, फिर अन्नामलाई, नीलगिरी, फिर उसके बाद आपका कार्डेमम यानी कि इलायची की पहाड़ी। तो सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, कार्डेमम की पहाड़ी, जिसका दूसरा नाम है इलायची की पहाड़ी, है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर, लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए किया गया था यह प्रावधान, कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि 1975 में जो आपका इमरजेंसी लागू किया गया था ना, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, जो आपातकाल की घोषणा की गई थी वो काफ़ी क्रूरतापूर्ण था, और उसमें जो है आपका ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री अपने बलबूते पर जो है आपका क्या कराया था, उन्होंने अपने अकेले अपने बल पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया था, और जिसके कारण विपक्षी नेताओं को बहुत ज़्यादा उसका क्या करना पड़ा था, खामियाजा भुगतना पड़ा था। उन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिए थे। तो ये सब से आकर के मतलब कि तंग आकर के उन्होंने, जब जो है विपक्ष की सरकार बनी, जब जो है मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो उस टाइम जाकर के उन्होंने क्या किया, ये संविधान संशोधन कराया, और उसमें जो है 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके ये जोड़ दिया कि आपातकाल केवल प्रधानमंत्री के नहीं, पूरा लिखित सिफारिश देना पड़ेगा, लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लागू कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस किस समिति की संस्तुति पर हुई, यानी कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड NABARD है ना, नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई
1982 में हुए नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने गलती से जो है वहाँ पर बता दिया था आपको 1975, 2 अक्टूबर 1975 बता दिया था, तो जबकि आपको याद रखना 2 अक्टूबर 1975 को जो है किसकी स्थापना हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को, ये ध्यान रखना थोड़ा। और नाबार्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी कौन सी समिति के सिफारिश पर हुई थी, तो आपका शिवरमन समिति, कौन सी समिति, शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। नाबार्ड क्या है, ये आपका शीर्ष संस्था है, वित्तीय संस्था, फाइनेंस का मतलब संस्था है, और ये क्या करता है, ये आपका बैंकों को ऋण देता है, यानी कि वित्त उपलब्ध कराता है, और बैंक क्या करते हैं, लोगों को, किसानों को जो है क्या करते हैं, ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार बिल्कुल शिवरमन समिति राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जो आपका चेलैया समिति है इसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में, तो आप लोग जल्दी से बताइए जो है राजा चेलैया समिति जो है ये किसका सिफारिश किया था, किस चीज़ के लिए बनाया गया था, जल्दी बताइए। आप पढ़ा हुआ चीज़ नहीं बता पाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। फिर बात कर लेते हैं, एक तरफ आपको सुमिलित करना है, एक तरफ दिया हुआ है कीट और एक तरफ दिया हुआ है उससे संबंधित रोग, है ना। बालूमक्खी, बालूमक्खी के कारण कौन सी रोग होती है, तो बालूमक्खी के कारण आपका कालाजार रोग होता है। कौन सा रोग, कालाजार रोग होता है। मादा क्यूलेक्स के कारण कौन सा रोग होता है, मादा क्यूलेक्स के कारण आपका फाइलेरिया होता है। ठीक है, घरेलू मक्खी के काटने से आपका क्या होता है, हैजा नामक बीमारी होती है। और मादा एनफिलीज, ये तो आपको सब किसी को मालूम है, मादा एनफिलीज ये आपका इसके कारण मलेरिया की बीमारी होती है, तो यहाँ पर आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह, है ना, श्वेत विद्रोह किसके कार्यकाल के कारण दौरान हुआ था, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मिंटो। तो बिल्कुल आपका श्वेत जो विद्रोह हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड रिपन जो है ये आपका ये ऐसा वायसराय जिन्होंने जो है क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है मुंह बंद करने वाला जो आपका अधिनियम था, है ना, जो है पत्रकारों पर या फिर समाचार पत्रों पर लगाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, उसको समाप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ कर निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। यानी कि जब कांग्रेसी नेता क्या किया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर जो है क्या किया था, नरमपंथी लोग क्या कह रहे थे, वो लोग कहे कि छोड़ो अपना जो 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था ना, तो उसके अंतर्गत इन्होंने जो नरमपंथी यानी कि जो उदारवादी थे वो कहते थे कि जल्दी से मतलब कि हम भी अंग्रेजी शासन में मतलब कि सरकार में शामिल होकर के विधायी बने, कानून बनाए, है ना, इस प्रकार से शासन करें। लेकिन नहीं, कांग्रेसी नेता क्या चाहते थे कि वो पूर्ण मतलब कि स्वराज हमको प्राप्त हो, है ना, खुद का सही से शासन स्थापित कर सके। तो इसके आधार पर यहाँ पर उदारवादी जो है कांग्रेस को छोड़ करके एक नया आपका क्या बना दिया था, एक नया फेडरेशन बनाया था, और उसका नाम क्या दिया था, उसका नाम दिया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, है ना, भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी, है ना, फेडरेशन उसका नाम दिया था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। देखिए अभी मैंने आपको बताया, ये प्रश्न आपका आ गया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करने वाला कौन था, पहले ये बताइए आप लोग, इसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको, इसको लागू करने वाला कौन था, लॉर्ड लिटन, है ना, लॉर्ड लिटन ने इसको लागू किया था, लॉर्ड लिटन ने। इसको समाप्त किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर आपका प्रश्न के अनुसार कौन सा क्वेश्चन या आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, 1878 में पारित किया गया था। ठीक है, और ये कैसा किसके लिए लाया गया था, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। और मैंने बताया था भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सोम प्रकाश, इन ये समाचार पत्रों पर जो है ये प्रेस एक्ट लागू किया गया था, अधिनियम, कि जो भी यहाँ भारत की भाषा में समाचार जो पत्र छपते हैं वो क्या करें, अंग्रेजी शासन का यदि विरोध करता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और जो है इसी के डर से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से, अमृत बाजार पत्रिका जो बंगाली भाषा में जो है छपती थी, उन्होंने रातों रात अपनी भाषा बदल करके अंग्रेजी कर दिया था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा रामोसी विद्रोह। रामोसी जो आंदोलन चलाया गया था ये कहाँ पर आपका हुआ था, भारत के किस भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट पर हुआ था, पश्चिमी तट पर हुआ था रामोसी आंदोलन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आपका। तो यहाँ पर पूर्वी तट पर कौन सा आंदोलन, जो पूर्वी तट का आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है वहाँ पर हुआ था आपका रंपा विद्रोह। कौन सा विद्रोह, रंपा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन यानी कि स्पेशल आपका जो है क्या बुलाया गया था, अधिवेशन बुलाया गया था। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आता है, 6 मार्च 1919 को आता है रॉलेट एक्ट। और जो है बाद में जाकर के इसी के खिलाफ क्या चलाया जाता है? रॉलेट सत्याग्रह चलाई जाती है। और इसी एक्ट के तहत क्या किया जाता था? बिना मुकदमा चलाए, बिना वारंट जारी किए, बिना कारण बताए लोगों को, भारतीय क्रांतिकारी नेताओं को क्या किया जाता था? जेलों में जो है आपका क्या कर दिया जाता था? ठूस दिया जाता था। और इसके तहत, इस एक्ट के तहत जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति थे, कौन? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, है ना, डॉक्टर सत्यपाल। तो उन दोनों को जब गिरफ्तारी की गई थी, इसी के लिए क्या किया गया? विरोध जताया गया। और जो है जलियांवाला बाग में बैठक बुलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 को। और वहीं पर जनरल ओ डायर ने बिना किसी वारंट जारी किए, बिना किसी जो है चेतावनी दिए, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी और हजारों लोगों को क्या किया था? निरसन यानी कि उन्होंने हत्या कर दी थी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए जो अधिवेशन बुलाया गया था, स्पेशल अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता हसन इमाम को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? हसन इमाम। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आपका तैमूर लेम। तैमूर लेम इसको बोलते हैं, तैमूर लंग बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो तैमूर लेम का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो ये आपका नॉर्मल है 1398 में, यानी कि 1398 ईस्वी में जो है तैमूर लेम का भारत पर आक्रमण हुआ था। यहाँ पर आपका 39 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर आपको कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जो है घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं? कालीबंगा से, रंगपुर से, बनावली से, सुरकोटड़ा से। यानी कि मिट्टी से बनी घोड़े की मूर्तियां कहाँ से मिली है? तो रंगपुर से मिली है। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, वक्राकार ईंटें मिली है, उसके बाद काले रंग की चूड़ियां मिली है। बनावली कहाँ है? बनावली आपका कहाँ पर है? जल्दी बताइए। तो बनावली जो है आपका ये कहाँ पर है? बनावली से क्या मिला है? तो आपका मिट्टी के बने हल मिले हैं बनावली से, है ना। नेक्स्ट है हमारा वैदिक काल में जो है आपका सोम देवता, जो है सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? सोम देवता, है ना। वैदिक काल के बारे में मैंने आपको बताया था, ऋग्वैदिक काल में 3 देवता थे महत्वपूर्ण, और उत्तर वैदिक काल में 3 देवता थे। मैंने वहां पर आपको पिछले वीडियोस में बताया था। ऋग्वैदिक काल में कौन कौन देवता था? एक आपका था अग्नि, एक आपका था इंद्र, और एक आपका था वरुण। और जो है उत्तर वैदिक काल में 3 देवता था, एक आपका प्रजापति जो सृजन का देवता था, एक आपका रुद्र, और एक विष्णु, है ना। 3 देवता उत्तर वैदिक काल में आ जाता है। लेकिन सोम देवता जो है आपका ऋग्वैदिक काल में ही था, ये 3 के अलावा। तो सोम देवता मुख्य रूप से सोम नाम का एक पेय यानी कि पीने वाला पदार्थ होता था, जो है आपका एक वनस्पति से निकाला जाता था। तो सोम को माना गया है वनस्पति का देवता। किसका देवता? वनस्पति का देवता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर। जैन धर्म का जो तीसरा तीर्थंकर है वो कौन है? आदिनाथ, अजितनाथ, नेमिनाथ, या फिर संभवनाथ। तो कौन हो जाएगा? बिल्कुल राइट, आपका संभवनाथ जो है आपका जैन धर्म का तीसरा जो है आपका तीर्थंकर है। और महावीर जैन जो महावीर स्वामी था वो कौन सा तीर्थंकर था? जल्दी बताइए। तो 24वां और अंतिम तीर्थंकर था, है ना। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि का अधिक पैमाने पर जो है विकसित हुई? सबसे अधिक पैमाने पर खालसा भूमि का विकास किसके? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के काम में हुआ था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? अस्थायी सेना रखने का कार्य किया था, और बड़े पैमाने पर इन्होंने क्या किया था? कृषि व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया था। इसलिए उन्होंने खालसा भूमि वैसी भूमि होती थे जिस पर क्या करते थे? सरकार खुद से जो है फसलें उगाती थी, है ना, खालसा भूमि। नेक्स्ट हमारा तबाकत-ए-नासिरी के लेखक कौन थे? तबाकत-ए-नासिरी अल बरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाजुल सिराज, मजमुअल बहरैन। तो इसका बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा? मिनहाजुल सिराज। तबाकत-ए-नासिरी का लेखक कौन है? मिनहाजुल सिराज है। जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो तारीख है फिरोज शाही लिखा है इन्होंने, है ना। अल बिरूनी ने कौन सा लिखा है? तो आपका लिखा है, अल बिरूनी ने कौन सा लिखा है? तारीख है हिंद, या फिर आपका जिसको क्या बोलते हैं, अल बिरूनी ने जो पुस्तक लिखी है ना, उस पुस्तक का क्या नाम है? जल्दी से बताइए। तो आपका मजमुअल बहरीन का लेखक कौन है? मजमुअल बहरीन एक किताब है, ये पुस्तक है। ये किसने लिखा है? दारा शिको ने लिखा है, शाहजहां का बेटा दारा शिको ने लिखा है। दारा शिको को किसने मार दिया था? तो उसकी हत्या जो है औरंगजेब ने कर दिया था। और मजमुअल बहरीन ये क्या है? आपका एक अरबी शब्द है। मजमुआ मीन्स होता है जमा होना, है ना। मजमुआ मीन्स क्या होता है? जमा होना। और बहर मीन्स होता है समुद्र। मजमुआ में से जमा होना, मिलना, संगम, है ना। और बहर मीन्स क्या होता है? समुद्र। 2 समुद्रों का संगम, इसको बोला गया है मजमुअल बहरैन।
है ना। अलबेरून ने कौन सा लिखा है, तारिखुल हिंद, है ना, तारीख हिंद या फिर आपका वैसे ही है नाम। हीमो जो है हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, रक्त कोशिकाओं की गिनती करने के लिए किया जाता है हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, एक डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, डायनमो का क्या काम है, जनित्र का क्या काम है, वो मुख्य रूप से बिजली उत्पादित करता है, बिजली उत्पन्न करता है। तो किस ऊर्जा को किस में बदलता है, वो आयन का स्रोत है, विद्युत परिवर्तन का स्रोत है, ऊर्जा का कन्वर्टर है, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन का स्रोत है। तो हम लोग जब पूछा जाता है आपको कि विद्युत डायनेमो, आपको पूछा हुआ है कि विद्युत डायनेमो क्या करता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रकार से हमको क्या पता चला, वो ऊर्जा का एक कन्वर्टर है, सिर्फ ऊर्जा को बदलता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म करता है, रूपांतरित करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है आपको, यदि 100 वाट का बल्ब है और प्रतिदिन 10 घंटे करके जलाया जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए अगर आपको क्या बोला है कि पावर यानी कि वाट कितना है, यानी कि शक्ति कितनी है उस बल्ब की, तो 100 वाट का बल्ब है। मार्केट में जाते हैं ना, आपको 10 वाट का दे दीजिए, 100 वाट का दे दीजिए, तो 100 वाट का है। अच्छा, आपको कितना टाइम तक चलाता है वो 10 घंटे तक चलाता है, 10 आवर तक चलाता है, ये हो गया आपका। और हम लोग यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमको, कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछ रहा है आपको, है ना। डब्लू पूछ रहा है, या ई भी लिख सकते हो आप, सीधा सीधा ई भी लिख सकते हो। तो डब्लू या फिर ई बराबर क्या होता है, पी इंटू टी होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका, याद रखना है। पी इंटू यानी कि विद्युत शक्ति, और उसके साथ किसके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, समय के साथ, है ना। तो पी यानी कि 100 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 वाट आवर हो जाएगा, 1000 वाट आवर। और 1000 वाट आवर हो गया तो इसको 1000 वाट क्या किसके बराबर होता है, तो 1000 वाट को क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट बोलते हैं। 1000 वाट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट, और इधर एच था तो 1 किलो वाट आवर हो गया। और 1 किलो वाट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, तो इसी को हम लोग यूनिट में बदल दिए। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सेशन बढ़िया लग रहा है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है, यानी कार्बन डेटिंग का प्रयोग। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा क्या निकाला जाता है, फॉसिल्स यानी कि जो जीवाश्म होते हैं उसकी आयु निकाली जाती है, उसकी अवधि निकाली जाती है, उसकी उम्र निकाली जाती है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आप लोग से मेरा क्वेश्चन है कि जो फॉसिल्स यानी कि जो जीवाश्म पाए जाते हैं किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, जीवाश्म जल्दी से बताइएगा। तो जो जीवाश्म पाए जाते हैं किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, या फिर आपका रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है, जल्दी से बताइए। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है, क्रय शक्ति की क्षमता के आधार पर, यानी कि सामान खरीदने की क्षमता के आधार पर, तो चीन यहाँ पर पहला नंबर में आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। भारत कितने स्थान पर है, भारत आपका तीसरा स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का बात हम लोग प्रश्न है, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है ये हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, यानी कि मानव संसाधन का विकास पहले हो तब राष्ट्र का विकास होगा, तो किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया था, ये कृषि पर बल दिया गया था, है ना। पहली इसमें कृषि पर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया है, उद्योग पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग और कृषि दोनों पर सामूहिक रूप से बल दिया गया था। तो ये आपको याद रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा सेशन समाप्त हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री, अभी हम लोग का वर्तमान में चल रहा है। और पिछले अध्याय में हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, पल्लव वंश के बारे में बात किया था, है ना। पिछले अध्याय में जो है पल्लव वंश के बारे में बात किया था। और आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, चोल वंश के बारे में बात करेंगे। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात करेंगे, फिर पाल वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला है हमारा चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो चोल वंश का संस्थापक है विजययालय, यही आपको पूछा जाता है बार बार। तो चोल वंश का संस्थापक विजययालय है। इसकी राजधानी कहाँ है, कोई भी आप वंश पढ़ेंगे ना उसकी राजधानी पढ़ना है उसके बारे में, और उसकी कोई एक स्पेशल विशेषता है उसको पढ़ना है। जैसे इसकी राजधानी कहाँ पर है, इसका राजधानी तंजावुर, तो इसके बारे में पढ़ लिए। फिर उसके बाद उसके कोई प्रसिद्ध शासक है तो उसके बारे में जानना है, और उस शासक के द्वारा कोई स्पेशल काम किया गया है तो उस काम को याद रखना है। ठीक है, इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। तो श्रीलंका पर सबसे पहले बार आक्रमण राजराज प्रथम ने चोल वंश का शासक किया है। ठीक है, इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया है, राजेंद्र प्रथम ने किया है। ठीक है, देखिए ऊपर में था राजराज प्रथम, इसके बाद आता है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो इसके शासनकाल में सर्वाधिक विस्तार हुआ। उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि लिया है, तो गंगे
कोड चोल की उपाधि लिया है। ठीक है, गंगईकोंड चोल की उपाधि लिया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है बहुत सारे स्टेट पीसीएस में। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। तो चोल वंश का प्रमुख विशेषता क्या है? स्थानीय स्वशासन, यानी कि पंचायती राज। आपको पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना का शुरुआत कहाँ से देखने को मिलता है? तो चोल वंश यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति इसी वंश से संबंधित है। नटराज की मूर्ति जो है आपका, जो इसमें लगाया गया था ना, आपका G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भी लगाया था ना, भारत मंडपम में। तो नटराज की मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश के बारे में जान लेते हैं हम लोग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। इसकी राजधानी कहाँ है? मान्यखेत, या फिर इसी को माल्यखेद भी बोला जाता है। ठीक है, मान्यखेत या फिर माल्यखेद। इस वंश के प्रमुख जो है आपका शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष है। यानी शासक को याद रखना है, कृष्ण प्रथम है, कृष्ण द्वितीय है और अमोघ वर्ष है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ये मैंने पहले पढ़ा दिया है आपको। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया है। और मैंने आपको पल्लव वंश का शासक नरसिंहवर्मन प्रथम के बारे में बताया था कि कांची का जो है कैलाश मंदिर किसने बनाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनाया था। ठीक है, आगे हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि यानी कि कन्नौज इस उत्तरापथ को लेकर के तीन शासकों के बीच, तीन वंशों के बीच युद्ध हुआ था। कौन कौन सा? एक आपका पाल वंश, एक आपका प्रतिहार वंश और एक आपका राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों मिलकर के है ना संघर्ष किया था, इसी का नाम दिया गया था त्रिपक्षीय संघर्ष। और इस संघर्ष में क्या हुआ था? जो शासक था आपका, किसका शासक? जो राष्ट्रकूट है उसका जो शासक था ध्रुव, उन्होंने कन्नौज पर जो है क्या कर लिया था? अधिकार करने के लिए पाल वंश और प्रतिहार वंश दोनों के शासकों को हरा दिया था। पाल और प्रतिहार के शासकों को। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक जो है कविराज मार्ग की रचना किसने किया है? अमोघ वर्ष ने किया है, अमोघ वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग। अब बात कर लेते हैं पाल वंश। तो पाल वंश का संस्थापक नॉर्मली गोपाल है। और ये आपका VVI मार दीजिए, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है क्योंकि बिहार से संबंधित है। सबसे पहले आपको पूछा था कि पाल वंश ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था? बिहार, मुंगेर में बनवाया था। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध ओदनपुरी का जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने किया था? जल्दी से बताइए। इस वंश का संस्थापक कौन था? देवपाल। ओदनपुरी में बौद्ध मठ का जो है निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन आपको BPSC में पूछा हुआ है कि देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में जो है बौद्ध विहार के निर्माण के लिए क्या दिया था? 5 गांव दान में दिया था। किसके अनुरोध पर? तो बालपुत्र देव के अनुरोध पर। कहाँ का कौन शासक था उस टाइम है ना? तो देवपाल। और शैलेंद्र वंश का था शासक कौन? बालपुत्र देव। उसी के अनुरोध पर इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर मुख्य रूप से बौद्ध विहार का निर्माण करवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव, है ना, जयदेव। किसके दरबार में रहता था? पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। लोहार वंश की राजधानी कहाँ पर थी? संग्राम राज, है ना, संग्राम राज उसकी राजधानी थी आपका। ये स्थापना किसने किया था? लोहार वंश का स्थापना संग्राम राज के द्वारा किया गया था। और प्रसिद्ध जो पुस्तक है आपका राजतरंगिणी, इसके बारे में तो मैंने पहले बताया आपको कई बार कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हण है। किसका है पुस्तक ये? कल्हण है। कल्हण। राजतरंगिणी में किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के राजाओं के बारे में जो है इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, उसके इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राजतरंगिणी आपको पूछा हुआ है BPSC में ऑलरेडी। ठीक है, तो आई थिंक ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैनल में नहीं हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दूसरे को शेयर भी कर देंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।